हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चमोली में बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में लगातार धंसान हो रहा है, जिसको लेकर आपदा सचिव ने जोशीमठ में मीटिंग की और 1200 घरों के डेंजर जोन में होने की घोषणा की गई है, जिस पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों का भी कहना है कि विस्थापित किया जाएगा। इसको लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जल विद्युत कंपनी को बचा रही है, जनता से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने भी कहा कि सरकार से उनकी 11 बिंदुओं पर बातचीत को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ स्थान बताए गए हैं, एक कोठी फार्म बताया गया है, एक गैस गोडाउन के आसपास बताया गया है, तो 2-3 स्थान चिन्हित किए गए हैं। फल संरक्षण विभाग भी है, फार्म भी है, वहां पर भी है। तो वहीं जोशीमठ के पास ही में लगे हुए हैं, जोशीमठ शहर से लगे हुए हैं। तो उन स्थानों पर सरकार क्यों नहीं विस्थापन कर लेती है? सरकार को दिक्कत क्या है? खाली ऐसी बातें करने की हम बमोद भेज देंगे, हम यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। सरकार की दादागिरी है कि सरकार के कहने से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम रहेंगे तो जोशीमठ के अंदर ही रहेंगे, वहीं हमारा विस्थापन होगा। राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला नैनीताल का द्विवर्षीय अधिवेशन नैनीताल में संपन्न हुआ है। आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में आपको बता दें कि संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर रेणु रावत, जिला मंत्री के पद पर भीम राजपुरी, परिषद उपाध्यक्ष पद पर विजय रोतेला और साथ ही संयुक्त मंत्री पद पर अमित मैठानी चुने हो गए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद नैनीताल का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री उपस्थित रहे और मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। जिस विश्वास के साथ मुझे मेरे समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया, मैं उस उम्मीद और विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास करूंगी और हमेशा संगठन मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। नैनीताल जिले का जो चुनाव हुआ है उसमें निर्विरोध में जिला उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हुआ हूँ और लोगों का आशा और उम्मीद पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो मेरे को दायित्व दिया गया है उस पर मैं निर्वहन करूंगा। जिला फार्मासिस्ट संघ नैनीताल का द्विवर्षीय अधिवेशन पूर्ण हुआ, जिसमें मुझे कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया, जिस हेतु मैं अपने सारे फार्मासिस्ट सदस्यों एवं प्रांतीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद नैनीताल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर गुंजाल जी उपस्थित रहे और हमारे प्रांतीय महामंत्री अवस्थी और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पे उपस्थित था। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिस पर सकारात्मक वार्ता हुई है और इस प्रकरण पर जो प्रकरण वहाँ पे सदन में उठे हैं, वो प्रकरण पर तत्काल जिला आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा सकारात्मक पूर्वक उसमें तरीके से निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। निश्चित तौर पे एक मैं मानता हूँ कि ये संगठन हमारा जो ये संगठन है राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और देखिए आपने देखा होगा, पहले भी देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। आप ये चीज मान लीजिए कि आज की मैं ये मानता हूँ कि डिबेट का कोई विषय नहीं था, विषय था एक अधिवेशन का और निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी की गर्मे में उपस्थिति में हमारे भीमराज भाई जो है मंत्री पद पे चुने गए हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार तैयारियों में भी जुट गई है और वहीं यहां पर संभावना भी जताई जा रही कि इस बार चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने भी बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग भी की जा रही है और उचित व्यवस्था को लेकर आदेश भी दिए जा चुके हैं।
जी, ऐसा है कि चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है, उसकी बैक एंड प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं उनके जो ग्रीन कार्ड हैं और ट्रिप कार्ड है आसानी से बन सके। उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक वादियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। साथ ही चार धाम यात्रा के कारण उत्तराखंड अपना एक अलग ही महत्व रखता है। लेकिन वहीं उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं में एक मुख्य समस्या यहाँ का पलायन है, जिसे रोकने के लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन को रोकने के लिए कहा कि गांव के विकास के लिए सरकार हर वह काम कर रही है और इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सीएम आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। सीएम बताएं कि 7 साल में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कौन सा काम किया गया है। 600 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है आधा सत्य है आधा झूठ है। गांव का डेवलपमेंट करना तो युवाओं को पड़ गए, सच है, लेकिन पलायन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाके पलायन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब फौज ही नहीं रहेंगे और फौज में जाने के रास्ते बंद होंगे तो आदमी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, इन 7 सालों में 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, युवाओं के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि युवा गांव में टिके? और इस बजट में मैं भी देख रहा था, युवाओं को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए कोई ऐसा नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है 600 गांव आज भी ऐसे हैं इस उत्तराखंड में जिसमें आज तक सड़क नहीं है, जबकि हरीश रावत ने मेरा गांव मेरी सड़क नाम से एक योजना शुरू की थी जिससे गांव को कनेक्ट किया जा रहा था। उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ है। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी, यहाँ मीनाक्षी सुंदरम जी जिन्होंने इस पूरे उसमें भाग लिया, विनय शंकर पांडे जी, उद्योग सचिव श्री पराग मधुकर धकाते जी, हमारे पवन जी जिन्होंने बहुत लंबे समय से उद्योग जगत को लगातार ऊर्जा दी है, आप जैसे सफल उद्यमियों ने, हमारे यादव जी जिनका एक बड़ा अनुभव उद्योग के क्षेत्र में रहा है, श्री पंकज जी, हरेन भाई जो हमारे साथ पूरे उसमें गए थे कई सारे स्थानों पर, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी उद्योग समूह से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, और आज बहुत सारे हमारे ऐसे भी नवोदित उदयमान अधिकारी भी हैं, जो कार्मिक भी हैं, जिनको उद्योग विभाग में अपनी सेवाएं देनी है, उनका भी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र जिनको दिए जाने थे। मैं तो चाहता था कि उन सभी को अपने हाथ से ही नियुक्ति पत्र दूं, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार भाइयों, छायाकार बंधुओं एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि पहले दिन जब हमने, क्योंकि मेरी भी उस समय इस दायित्व में शुरुआत हो रही थी और आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, आपके साथ संवाद स्थापित किया,
और जब हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने ब्रांड एम्बेसडर से भी बढ़कर काम किया है। माने शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उद्योग जगत को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, निवेश को आमंत्रित करने के लिए जितने सारे हमने प्रयास किए, उन सभी प्रयासों को आप सब लोगों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। छोटी मोटी अगर कोई कमी भी होगी तो उस कमी को छिपाने का भी काम किया। और सच बताऊं तो मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम केवल सरकार का है। आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा कि ये काम हमारा है। उसी का परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और वास्तव में मैंने जब शुरू में कहा पहले दिन की 2.5 लाख करोड़ का हम एमओयू करेंगे पवन जी, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप तो हमेशा कम बोलते हैं और बोलने पर कम और करने पर ज्यादा विश्वास रहता है आपका, लेकिन आपके मुंह से कैसे निकल गया ये 2.5 लाख करोड़? ये कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए इसको सुधार लीजिए। मैंने कहा अब तो निकल गया जी, अब कैसे सुधारेंगे? मुंह से निकल ही गया है, तो कोशिश करेंगे कि अब जो निकल गया है उसको पूरा करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से एक बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ। और लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जैसा पहले ये होता था कि वास्तव में ये एमओयू तो हो ही जाते थे और अंतिम दिन एमओयू भरमार होते थे, एमओयू की भरमार तो होंगी, और कुछ जो है टारगेट पूरा करने के लिए भी वो भी एमओयू हो जाते थे। लेकिन इस बार हमने कहा कि ये एक साथ नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमने दिल्ली में पहली बार मीटिंग करी तो लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे उसी दिन हो गए। उसके बाद हम लंदन गए तो वहाँ भी 15,000 करोड़ के आसपास के वहाँ हो गए। फिर लौट कर आए, हम विभिन्न शहरों में गए, दुबई में गए, वहाँ भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे साथ किया, अहमदाबाद में किया, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में। फिर दोबारा फिर कुछ कम पड़ गया, मतलब लोगों ने कहा कि हम अभी एक बार और करना चाहते हैं, फिर से हम दिल्ली गए। इस दौरान अन्य परेशानियां भी लगी रही बीच में, आपको पता है सिलक्यारा टनल का प्रकरण भी आ गया और सिलक्यारा का रेस्क्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण था। अब बड़ी मुश्किल थी कि अब इस सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान कैसे पूरा हो। डेली भगवान से मैं प्रार्थना करता था, वहीं से कार्यालय चलता था, वहीं से रोज कहीं होता भी था तो फिर मैं शाम को वहीं चला जाता था। बड़ी मन में मैं सोच रहा था कि भगवान ही कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, क्या हो रहा है। और बीच में एक हमारा आपदा प्रबंधन का भी बड़ा जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था वो भी देहरादून में हो रहा था, जिसमें चर्चा वार्ता तमाम प्रकार से होनी थी और बहुत नजदीक डेट आ गई। आप देखिए कि 28 तारीख को हम बिल्कुल टनल के अंदर थे और 8 दिसंबर को हमारा ये कार्यक्रम होना था कि अब लोगों को लग रहा था कि जो है कि क्या करें, ये इन्वेस्टर समिट अब जो है टालनी तो नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जिस दिन पहले दिन हम लोग इन्वेस्टर वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो कार्यक्रम था, उस आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं वहाँ सिलक्यारा से देहरादून आया। देहरादून में उसका उद्घाटन सत्र हुआ और उद्घाटन सत्र पूरा ही होने वाला था कि वहाँ से फोन आ गया कि अब जो है हम बहुत नजदीक पहुँच गए हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी टनल आर पार होने वाली है। और कुछ लोगों ने, हमारे उत्साही मित्रों ने तो चला भी दिया कि टनल आर पार हो गई। तो हम भी जल्दी जल्दी यहाँ से गए। फिर कुछ कार्यक्रम पहले थे तो हम भी 3 बजे वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो टनल आर पार हुई नहीं थी, मतलब वो पाइप अंदर नहीं गया था,
विनय शंकर पांडे जी भी मेरे साथ थे। तो मैंने कहा पांडे जी ये तो गड़बड़ हो गई, और सब जगह समाचार चला गया पूरे दुनिया में कि टनल जो है वो मतलब पाइप आर पार हो गया। खैर 3-4 घंटे और इंतजार के बाद भगवान ने हमारी सबकी आवाज को सुना। पूरे देश दुनिया के लोग, राज्य के लोग सब प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। हमारे मजदूर भाई जो अंदर थे, अंततः वो घड़ी आ गई। बाबा बौखनाथ जी जो वहाँ के बड़े हमारे प्रसिद्ध देवता हैं, उनकी भी कृपा हुई और वो सब बाहर निकले। और ये मैं प्रधानमंत्री जी से फिर ठीक उसके 2 दिन बाद मैं उनसे भेंट करने के लिए गया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आपका टनल वाला जो रेस्क्यू है वो सफल हो गया है, इतने लोगों की जान बच गई जिसको पूरी दुनिया देख रही थी। और जितने लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे, उसी समय वर्ल्ड कप भी चल रहा था, उतने लोग टनल के रेस्क्यू को भी देख रहे थे। और उन्होंने उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका ये जो इन्वेस्टर समिट है ये अब बहुत सफल होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले और इतनी बड़ी जो है MOU हमारी सबके साथ हो गई। और मुझे खुशी है कि उसमें आप सब लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे हमारा प्रोत्साहन करना हो, साथ में खड़ा होना हो, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना हो, उन सभी में आपने योगदान दिया। इसके अलावा निवेश को लाने के लिए भी और निवेश करने के लिए भी मुझे बड़ी खुशी क्या हुई कि जब मैं उधम सिंह नगर आया तो वो भी कई हजारों करोड़ में, लगभग पांडे जी कितना 30,000 करोड़ क्या 30,000 करोड़ के आसपास जो है उन लोगों ने निवेश करा जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहले से उद्योग अपने लगाए हुए थे, अपना काम कर रहे थे। हरिद्वार आए तो हरिद्वार भी हमारा लगभग 25,000 करोड़ के आसपास यहाँ भी हो गया। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। सब लोगों ने जिस प्रकार से खुद आगे बढ़ चलकर काम लिया। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी ये कोई हमारा, मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं कि कोई ये हमें संतुष्टि नहीं है कि आज 71,000 करोड़ का हो गया सब मिला के। हमको तो पूरा 100% करना है। अभी 20% हुआ है, पूरा 100% हम इसको करेंगे। और बहुत लोग मुझे वहां से फोन भी कर रहे थे, उधम सिंह नगर से, इधर से, कि MOU तो हो गए, थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी इस तरफ जरा ध्यान दीजिए। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे स्मरण में हर समय है कि जो काम हमने शुरू किया है, हम इतने भर से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। यह हमारा कोई समापन नहीं हो गया है। यह हमारा सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि मैडम जो हमारा भाव है, जो हमारा मंत्र है, ये मंत्र यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमको जो है बहुत सारा समाधान करना है, बहुत सारी संतुष्टि प्राप्त करनी है। इसलिए हमारी शुरुआत हुई है, ये कोई हमारा समापन नहीं है। और देवभूमि को हम एक डेवलप भूमि, उद्योग की भूमि, एक आदर्श भूमि बनाने के लिए हम काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो सपने हमने देखे हैं, वो सपने हमारे धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगे हैं। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने देश के बारे में विकसित भारत की जो कल्पना की है, संकल्प लिया है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पहले के समय में ये भी एक सोच थी कि उत्तराखंड में निवेश कैसे आएगा। आनंद जी ने बहुत विस्तार से शुरू में ही जो है वो आंकड़े रखे कि उत्तराखंड स्थापना के समय में हमारे आंकड़े कैसे थे, 2012-13 में कैसे थे, उसके बाद किस प्रकार से प्रगति हुई है और अब किस प्रकार से हम एकदम से आगे बढ़ गए हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारे लिए चुनौतियां भी है कि अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके लिए हमें अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। जहां वो अपने स्तर से करेंगे, उसके अलावा बिजली की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं। हमारा ध्यान उस ओर भी है। हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो नियोजन है, हम उस दिशा में भी सोच रहे हैं। क्योंकि अंततः मैंने ये कहा है कि केवल उद्योगों को लाकर छोड़ देना नहीं है कि हम अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दें और हम कहें कि ठीक है आपने उद्योग लिया है, अब आप ही सब उसके करता धरता है, आप चलाइए उसको। इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम उनकी एक गार्जियनशिप सरकार को लेनी होगी और कि उनको कहां पर हम सहायता कर सकते हैं, कहां वो हमसे सहायता ले सकते हैं। इसीलिए पवन जी आपको फोन करते हैं वो,
अब अभी तो वहीं से फ़ोन आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आपको यहाँ से भी फ़ोन आएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार संवाद स्थापित हो, लगातार चीज़ें आगे बढ़ें, बिजली की समस्या न हो। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, अभी और अच्छी हमें करनी है, सड़कें अच्छी बनानी है। रेल अब बहुत सारी नई भी चल गई है। यहाँ से आज अमृतसर के लिए काठगोदाम से लालकुआ से अमृतसर के लिए ट्रेन चल रही है। टनकपुर से हमने देहरादून के लिए भी ट्रेन मांगी थी, वो भी हमको मिल गई है। अभी और भी ट्रेन है, जैसे आपका काशीपुर धामपुर जो रेलवे लाइन बन रही है, उससे देहरादून आने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरफ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दिल्ली के लिए भी हम कनेक्टिविटी का प्रयास कर रहे हैं। हवाई सेवाएं अभी अमृतसर के लिए, अयोध्या के लिए, बनारस के लिए हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो देश के प्रमुख शहर है, मुंबई के लिए चलती है, अहमदाबाद के लिए, और हम जो है उसको एक ट्रिप चलती है, दूसरी ट्रिप भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों के लिए हवाई सेवाएं हमारा ये आगे का प्रयास है और हमारा संकल्प भी है कि हमारे राज्य में हवाई सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन हवाई सेवाओं को भी पूरे राज्य के अंदर हम लेकर जाएं। पिछले दिनों हमने हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। आगे चलकर हम लैंसडाउन के लिए, चिन्यालीसौड़ के लिए, अन्य स्थानों के लिए चला रहे हैं। जो पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे को सेना के साथ मिलकर, और हम बहुत सारे जैसे 42 सीटर विमान चलाने की अनुमति हमको मिल गई है। जल्दी वो सेवा भी हमारी वहाँ के लिए प्रारंभ हो रही है। पंतनगर का आपका एयरपोर्ट जो अभी हमारा बहुत तेजी, मतलब बहुत ज़्यादा लगातार फ्लाइटों को नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि अभी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनी है। लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से औपचारिकताएं हैं, केंद्र से जो बात करनी है नगर विमानन मंत्रालय से, वो सारी हमारी बातचीत चल रही है। और 800 एकड़ से ज़्यादा जमीन हमने भारत सरकार को उस काम के लिए हस्तांतरित कर दी है। और उसका जो कुछ अलाइनमेंट चेंज होना है, जो पंतनगर से आगे की जो बिंदु खत्ता वाली जो रोड है हल्द्वानी को जाने वाली, उस रोड पर काठगोदाम वाली रोड पर मिलता है, वो अलाइनमेंट भी चेंज होना है। उसकी भी कुछ धनराशि लगभग 200 करोड़ के आसपास की है। वो भी हमने हमारे मंत्रिमंडल ने वो भी पास कर दिया है, उसकी भी स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे बहुत सारे काम, रेल हो, हमारी हवाई सेवाएं हों, रोड सेवाएं हों, उन सभी क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। कुल मिला के अच्छा यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे राज्य से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर ये कहा है कि ये देवभूमि उत्तराखंड से जो मेरा रिश्ता है वो एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर हम पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो 10 सालों में अनेक काम हुए हैं। ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, क्योंकि अगर मैं उसको बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप सब लोग समझते हैं। और वो जो कर्म मर्म का उनका रिश्ता है, उन्होंने अपने कार्यकाल में हम सबके सामने रखा है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, सब जानते हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते थे। ये एक हमारे लिए प्रश्न भी है, एक क्वेश्चन भी है कि ये काम आज ही क्यों हो रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत सारे पहले भी निवेश आ जाना चाहिए था। ये सड़क, ये रोपवे, रेल, हवाई सेवाएं, ये पहले भी हो सकती थी। स्वास्थ्य सेवाएं, तो ये आज ही हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी उनकी सोच है, विजनरी उनकी लीडरशिप है, और उत्तराखंड राज्य से जो उनका एक रिश्ता है, उसके कारण से आज हर क्षेत्र में हमको पहचान मिल रही है। उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार में आज लोगों का यहाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।